हेलो गाइस, मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं आपका क्वेश्चन आवर एजुकेशन में। आज हम करने वाले हैं पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देयर आर द टोटल नंबर ऑफ द पार्लियामेंट्री सीट्स राज्यसभा कंस्टिट्यूएंसी इन उड़ीसा। क्वेश्चन पूछा गया है उड़ीसा में कुल संसदीय सीटें, राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र कितनी सीटें हैं। यहाँ पर पूछा गया है राज्यसभा की सीट्स कितनी है उड़ीसा के अंदर। तो देखिए, उड़ीसा के अंदर राज्यसभा की 10 सीट है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सिक्किम में कितनी सीट है, तो सिक्किम के अंदर 1 है। अगर आपसे पूछा जाता है महाराष्ट्र में कितनी है, तो महाराष्ट्र के अंदर आपकी 19 सीट्स हैं। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन उड़ीसा के लिए पूछा जाता है, तो उड़ीसा का मैंने आपको बता दिया है। उड़ीसा में इस टाइम पर जो चीफ मिनिस्टर है वो है नवीन पटनायक। इनका नाम इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर एक पार्टी चलती है, उस पार्टी का नाम भी आप याद रखिए, बीजू जनता दल। ये इंपॉर्टेंट पार्टी है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कहाँ की है ये, उड़ीसा में चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इज लिस्टेड इन द लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज यूनियन लिस्ट, ऑप्शन बी इज स्टेट लिस्ट, ऑप्शन सी इज ग्लोबल लिस्ट एंड ऑप्शन डी इज कंकरेंट लिस्ट। देखिए, इसका एक ऑप्शन तो आप ऐसे ही काट सकते हैं, ग्लोबल लिस्ट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। हमारे 7th शेड्यूल में अगर मैं बात करता हूँ 7th शेड्यूल की, तो 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली जो लिस्ट है उसका नाम है स्टेट लिस्ट, दूसरी लिस्ट है यूनियन लिस्ट, तीसरी लिस्ट है इसमें कंकरेंट लिस्ट। ये 3 लिस्ट हैं। इन लिस्टों में कुछ सब्जेक्ट दिए हुए हैं। स्टेट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट है, कुछ सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में है और कुछ सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में है। देखिए, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है वो है 61 सब्जेक्ट है, या फिर इनको आइटम्स भी बोला जाता है, यानी कि 61 आइटम्स है। पहले ये 66 हुआ करते थे, लेकिन बाद में इनको 66 कर दिया गया। अगर मैं यूनियन की बात करता हूँ तो 100 सब्जेक्ट है या फिर 100 आइटम्स है। अगर मैं कंकरेंट की बात करता हूँ तो 52 आइटम्स है। हमसे यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है सीबीआई के बारे में। तो जो सीबीआई है वो यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ एक सब्जेक्ट है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है वो करेक्ट है। चलिए, एक और बात इसमें कि स्टेट लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ स्टेट कानून बना सकती है, यूनियन लिस्ट में स्टेट यूनियन गवर्नमेंट कानून बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि स्टेट गवर्नमेंट का तो वो सब्जेक्ट है, यानी कि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाना चाहती है, तो ऐसी कंडीशन में राज्यसभा की परमिशन लेना जरूरी हो जाता है। यानी कि राज्यसभा अगर बोलेगी तो कानून बन सकता है, अगर नहीं बोलेगी तो कानून नहीं बन सकता है। यूनियन गवर्नमेंट कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर राज्यसभा की सहमति से। जब स्पेशल मेजोरिटी से, यानी कि 2/3 मेजोरिटी से राज्यसभा से बिल पास हो जाएगा तो कानून बना सकती है। ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक अ लॉज ऑन अ मैटर इंक्लूड्स इन द स्टेट लिस्ट। यही क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, जो मैंने अभी आपको बताया है कि संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। तो कौन देता है? राज्यसभा देती है। राज्यसभा से अगर 2/3 मेजोरिटी से प्रस्ताव पास हो जाता है तो कानून बनना तय है। कोई भी यूनियन गवर्नमेंट किसी भी सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर राज्यसभा की सहमति से। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर द टोटल नंबर ऑफ द पार्लियामेंट्री सीट्स, यानी कि लोकसभा की सीट पूछी गई है यहाँ पर उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कितनी लोकसभा की सीट्स हैं? तो उत्तराखंड में आपको पता होगा 5 लोकसभा की सीट्स हैं। वो कौन कौन सी हैं आप एक बार देख लीजिए। पहली तो है हरिद्वार, दूसरी है गढ़वाल, तीसरी है नैनीताल, चौथी है अल्मोड़ा और 5वीं है यहाँ पर टेहरी गढ़वाल। ये 5 है। आप ज्यादा कोई है नहीं, आप याद रखिए इनको, लाइन से आप याद रखिए। कभी कभी पूछ लिया जाता है, यानी कि 4 ऑप्शन दे देता है, एक अलग दे देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि 5 जो है वहां पर लोकसभा की सीटें हैं। अगर मैं उत्तराखंड के बारे में बात करूं तो स्टेट ये कब फाउंड किया गया था? तो 8 नवंबर 2002 को उत्तर प्रदेश से, 2002 नहीं है यहाँ पर 2000 है, उत्तर प्रदेश से अलग होकर के एक स्टेट बना था जिसका नाम था उत्तराखंड। अगर मैं यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करता हूँ, लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स, तो यहाँ पर कितनी सीट्स है? 70 सीट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है। आंसर नंबर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नवल मिलिट्री एंड एयरफोर्स वर्क्स इज लिस्टेड इन द लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बताइए किस लिस्ट में लिखा हुआ है नवल मिलिट्री और एयरफोर्स के बारे में? कंकरेंट लिस्ट में लिखा हुआ है, स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है, या यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है, या फिर ग्लोबल लिस्ट में लिखा हुआ है? इसका ऑप्शन ये वाला करेक्ट कर लीजिए, ये होगा विश्व। यहाँ पर ववस्व लिख दिया है, ये होगा विश्व। तो देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं आपको पता होगा? 100 आइटम्स है। आइटम्स बोलो या फिर इनको आप सब्जेक्ट बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन बी इज प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, एंड ऑप्शन सी इज पार्लियामेंट, एंड ऑप्शन डी इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में सेबी बोला जाता है, SEBI। इंपोर्टेंट है। सेबी के चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार पूछा जा चुका है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है सीबी के चेयरमैन अजय त्यागी। चलिए यहाँ पर हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि संविधान में संशोधन करती है, संविधान में संशोधन करने की पावर किसके पास है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस कुछ नहीं कर सकता है इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कुछ नहीं कर सकता है और सेबी इसमें कुछ नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ संसद के पास इतनी पावर होती है कि वो संविधान संशोधन कर सकते हैं। किसके तहत करते हैं ये भी आप याद रखिए, आर्टिकल नंबर 368 के तहत करते हैं, ये भी आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, elects the president and the vice president and removes the judges of the Supreme Court and the High Court. Option A is Ministry of Defense, option B is Lok Sabha, option C is Prime Minister's Office and option D is SEBI यानी कि Securities and Exchange Board of India। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। कौन हटा सकता है, तो लोकसभा। लोकसभा के पास इतनी पावर होती है कि वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है और सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटा सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग अ इमरजेंसी। ऑप्शन ए इज आर्टिकल 19, ऑप्शन बी इज आर्टिकल 20 एंड 21 एंड ऑप्शन सी इज आर्टिकल 22 एंड 23 एंड ऑप्शन डी इज आर्टिकल 24 एंड 25। तो देखिए इमरजेंसी का जो प्रोविजन है, इमरजेंसी इसका जो प्रोविजन है वो किस पार्ट में है, पहला तो क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है। तो पार्ट नंबर 18 में जो है इमरजेंसी का प्रोविजन है। कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356 एंड आर्टिकल नंबर 360। ये 3 आर्टिकल हैं, इन्हीं 3 आर्टिकल्स में इमरजेंसी का प्रोविजन किया गया है। 360 में जो किया गया है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो कि आज तक हमारे देश में नहीं लगाई गई है और नहीं लगाई जाए तो वही अच्छा है। आर्टिकल नंबर 365 में लिखा हुआ है, 356 में लिखा हुआ है प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन के बारे में लिखा हुआ है और आर्टिकल 352 में लिखा हुआ है नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल। ये 3 आर्टिकल हैं बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356 एंड आर्टिकल नंबर 360। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि इमरजेंसी के दौरान कौन सा आर्टिकल है वो सस्पेंड नहीं होता है, तो आर्टिकल नंबर 20 एंड आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 में क्या लिखा हुआ है, अगर आपसे सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए तो आर्टिकल नंबर 21 में लिखा हुआ है जीने का अधिकार। आर्टिकल नंबर 21 जो है वो डील करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी यानी कि आदमी की अपनी कुछ लिबर्टीज होती हैं, उसे डील करता है आर्टिकल नंबर 21, जो कि न तो इमरजेंसी में सस्पेंड होता है, चाहे कोई सी वो इमरजेंसी हो, इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए इज 5, ऑप्शन बी इज 6 एंड ऑप्शन सी इज 7 एंड ऑप्शन डी इज 8। तो देखिए इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। मैंने एक ट्रिक से याद कर रखे हैं, ये एक मोबाइल नंबर है, आप उसको याद कर लीजिए 542421। क्या है ये मोबाइल नंबर, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला जो आर्टिकल है यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, जिसमें कि 5 आर्टिकल है। कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 18 तक है। ये तो हो गया 5 का हिसाब किताब। अब मैं बात करता हूँ चौथे की, यानी कि 4 से क्या बनेगा, 4 जो है वो है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। इसमें कितने आर्टिकल है, इसमें है आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के आर्टिकल नंबर 22, यानी कि 4 आर्टिकल इसमें है। फिर आता है 2, तो 2 में क्या हो जाएगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें कितने आर्टिकल आते हैं, इसमें 2 आर्टिकल हैं। कौन कौन से हैं, आर्टिकल नंबर 23 एंड आर्टिकल नंबर 24। अब आता है लास्ट 4, ये किससे रिलेटेड है, ये है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता की बात होती है यहाँ पर, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। इसमें कितने आर्टिकल है, 4 आर्टिकल हैं। कौन कौन से हैं, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के आर्टिकल नंबर 28 तक। या फिर आता है यहाँ पर आपका 2, इसमें 2 आर्टिकल हैं और ये किससे रिलेटेड है, ये है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि शैक्षणिक अधिकार, एजुकेशनल राइट। इसमें कितने आर्टिकल है, इसमें 2 आर्टिकल है। कौन कौन से हैं, आर्टिकल नंबर 29 एंड आर्टिकल नंबर 30। एक आपका बचता है यहाँ पर लास्ट वाला, इसको मैं यहाँ बता देता हूँ। इसमें एक आर्टिकल आता है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और इसमें कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 32, जिसमें कि 5 रिट होती है, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टेलरी एंड कोवेरेंटो। ये जो हमारे 6 आर्टिकल हैं, यानी कि 6 फंडामेंटल राइट हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है वो करेक्ट है। ये 6 आर्टिकल आप याद कर लीजिए, ये ट्रिक आसान सी है, 542421। आप इसको 1-2 बार दोहराएंगे आपको याद हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच पार्लियामेंट्री कमिटी इन इंडिया इज नॉर्मली चेयर्ड बाय द प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द अपोजिशन। ऑप्शन ए इज कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, ऑप्शन बी इज एस्टिमेट कमिटी, ऑप्शन सी इज प्रिविलेजेस कमिटी एंड ऑप्शन डी इज पब्लिक अकाउंट कमिटी, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में पीएससी बोला जाता है। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। तो देखिए एक ऐसी कमेटी बनाई जाती है जिसमें कि
जो चेयरमैन होता है वो अपोजिशन पार्टी का चेयरमैन बनाया जाता है, ठीक है। और उस कमेटी का नाम होता है पीएसी, जिसको कि पब्लिक अकाउंट कमेटी या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं लोक निधि कमेटी और समिति। कमेटी को इंग्लिश में हिंदी में बोला जाता है समिति, ठीक है। पीएसी लोक निधि समिति बोला जाता है। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें 15 जो मेंबर्स होते हैं, इसमें टोटल जो मेंबर्स होते हैं वो 22 होते हैं। 15 जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं लोकसभा के, ये आप याद रखिए। 7 मेंबर जो होते हैं वो होते हैं राज्यसभा के, ये आप याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर जो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाई जाती है ये सिर्फ 1 साल के लिए बनाई जाती है, यानी कि इसका जो टेन्योर होता है वो होता है 1 ईयर, ये भी आप याद रखिए। और देखिए इसमें एक और पॉइंट है कि सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार ये काम करती है, यानी कि सीएजी की जो रिपोर्ट होती है उसका जो एनालिसिस किया जाता है, सीएजी की रिपोर्ट का एनालिसिस। हालांकि सीएजी जो होता है वो अपने आप में एक बहुत पावरफुल चीज है, उसकी रिपोर्ट का भी एनालिसिस कौन करती है? पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसीलिए पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो एक इंपॉर्टेंट कमेटी हो जाती है और इसको ट्विन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। कौन कौन सी हो जाएंगी ये? एक होती है पीएसी और एक होती है ईसी, ये दोनों याद रखिए। ईसी का मतलब है यहाँ पर एस्टिमेटेड कमेटी, एस्टिमेटेड कमेटी का मतलब होता है प्राकलन समिति, याद रखिए। पब्लिक अकाउंट कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। टेन्योर जो होता है वो 1 साल का हो। जो फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, तो टोटल तो इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, लेकिन 15 इसमें लोकसभा के होते हैं और 7 इसमें राज्यसभा के होते हैं। इस पॉइंट को आप कंपेरिजन में भी डाल सकते हो, जब आप लोकसभा और राज्यसभा को कंपेयर कर रहे होते हो तो वहां पर आप दिखा सकते हो कि इसमें लोकसभा के 15 मेंबर्स होते हैं, यानी कि लोकसभा से ज्यादा मेंबर्स लिए जाते हैं इन कंपेरिजन विद राज्यसभा। राज्यसभा के सिर्फ और सिर्फ 7 मेंबर लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। किसकी हेल्प से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस कर सकते हैं? प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। देखिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनकी रिकमेंडेशन पर ही डिसमिस कर सकते हैं और किसी की रिकमेंडेशन पर डिसमिस नहीं की जा सकती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन स्पीकर के लिए दिया है, बिल्कुल गलत दिया है। दूसरा इमरजेंसी कंडीशन, बिल्कुल गलत है। और तीसरा ओन, खुद तो कर ही नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। सारदा एक्ट इज रिलेटेड टू। तो देखिए सारदा एक्ट जो था वो चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड था, यानी कि बाल विवाह से रिलेटेड था। पहले आपको पता होगा कि लड़कियों की जो एज रखी गई थी वो 14 ईयर्स रखी गई थी और बॉयज की जो रखी गई थी वो 18 ईयर्स रखी गई थी। एक बार आप इसको चेक कर लीजिए, मुझे पक्का कंफर्म नहीं है। फिर बाद में इसको चेंज कर दिया गया था, यहाँ पर 18 ईयर्स कर दिया गया था और इसको 21 ईयर्स कर दिया गया था, यानी कि बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए। ये जो पहले एज रखी गई थी वो गर्ल्स के लिए रखी गई थी और ये बॉयज के लिए रखी गई थी, यानी कि जो सारदा एक्ट है वो बाल विवाह से रिलेटेड है। कब आया था ये? 1929 के नाम से जाना जाता है, सारदा एक्ट 1929, इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर। ये मैंने आपको अभी बताया है, ये फंडामेंटल राइट के अंदर आती है। आर्टिकल नंबर 32 का इस्तेमाल करके हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टेनरी एंड कोवेरेंटो, ये 5 रिट है, 5 रिट को जारी किया जाता है और ये एक मौलिक अधिकार है, यानी कि फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या प्राइम मिनिस्टर उसके मेंबर नहीं होते हैं, या मेंबर ऑफ द नीति आयोग वो उसके मेंबर नहीं होते हैं, या चीफ मिनिस्टर्स उसके मेंबर नहीं होते हैं, या फिर प्रेसिडेंट उसके मेंबर नहीं होते हैं? जी बिल्कुल, राष्ट्रपति जो होते हैं वो इसके मेंबर्स नहीं होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द लेजिस्लेशन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट्स विद इन। ऑप्शन ए इज प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी इज प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी इज पार्लियामेंट एंड ऑप्शन डी इज स्टेट्स। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पार्लियामेंट में निहित होती है, यानी कि संसद में। भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां जो है वो संसद में निहित होती है। और जो हमारी पार्लियामेंट है वो किससे मिलकर के बनी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें प्रेसिडेंट होते हैं और इसमें लोकसभा होती है और इसमें राज्यसभा होती है। ये 3 कंपोनेंट से मिलकर के बनी होती है। इन 3 कंपोनेंट्स के नाम याद रखिए, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा यानी कि स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको बोला जाता है, राज्यसभा में बैठते हैं, ठीक है। और लोकसभा में जो है उनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिनको हम वोट करके भेजते हैं, जो हम चुन के भेजते हैं वो होते हैं लोकसभा के मेंबर्स, जिनको की सांसद बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। हु इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर द इंटरप्रेटिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए इज पार्लियामेंट, ऑप्शन डी इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन सी इज प्रेसिडेंट एंड ऑप्शन डी इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकरण कौन है? संसद है, भारत का उच्चतम न्यायालय है, या राष्ट्रपति है, या फिर भारत के अटॉर्नी जनरल है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 141। आर्टिकल नंबर 141 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 141 में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है तो वो कानून जो लोअर्स कोर्ट होते हैं उनको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 41 किस चीज से रिलेटेड है? अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी कानून बनाता है तो वो जो कानून होगा वो सभी निचली अदालतों पर लागू होगा। ये आर्टिकल नंबर 141 में लिखा हुआ है और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। अपॉइंटमेंट फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज आर मेड बाई। देखिए ऑल इंडिया सर्विसेज की यहाँ पर बात चली है तो मैं आपको एक आर्टिकल बताता हूँ, आर्टिकल नंबर 312। इसमें लिखा हुआ है ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में। हमारे यहाँ पर आपको पता होगा 3 ही ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। कौन कौन सी हैं? IAS है, IPS है और एक IFS है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस।
अगर राज्यसभा चाहे, ये पावर सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है, अगर राज्यसभा चाहे तो एक और ऑल इंडिया सर्विसेज को इसमें जोड़ सकती है, लेकिन एक स्पेशल मेजोरिटी के साथ उसको बिल को पास करना होगा, यानी कि जो प्रस्ताव पास किया जाएगा वो स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए राज्यसभा से। और ये पावर सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो एक और ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट कर सके। यहीं पर आप देख लीजिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 315, जो कि यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी से रिलेटेड है। ये भी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 315 और आर्टिकल नंबर 312 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, अपॉइंटमेंट्स ऑफ फॉर द ऑल इंडिया सर्विसेज आर मेड बाय, तो प्रेसिडेंट जी द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। जो यूपीएससी के जो चेयरमैन वगैरह होते हैं उनके जो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट जी द्वारा ही किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट था इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आज कराए हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए ही ये क्वेश्चंस थे जो मैंने आज कराए हैं, पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि कोई भी वीडियो हमारी आए तो आप तक सबसे पहले वो पहुंचे। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।